हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू जो कि आपके दोनों बुक मतलब कि 12th क्लास में जो दो बुक होते हैं, एक समकालीन भारत की राजनीति और एक समकालीन विश्व की राजनीति, ये दोनों क्वेश्चनों से बाबू बुकों से बाबू ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक ना, इसमें टोटल टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम आपका सेंटअप का एग्जाम हो या फिर आपका एनुअल एग्जाम 2022 का एग्जाम हो। ठीक ना, जो एग्जाम आप लोग को फरवरी में होने वाला है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आप लोग को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग से निवेदन है कि जो भी आपके दोस्त हैं, मित्रगण है, ठीक ना, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंचे और वो पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लास कर सके। ठीक ना, तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक ना, और जिन लोगों को आंसर पता होगा वो लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक ना, जिनको आंसर पता होगा, जो लोग पहले 6 माह या 5 माह से या फिर अभी शुरुआत की है पॉलिटी पढ़ना, तो जिन लोगों को ये आंसर पता होगा वो लोग जरूर उत्तर दीजिएगा। या जो बच्चे हमारे पॉलिटी का वीडियो जो है कि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं तो वो लोग जरूर दीजिएगा। ठीक ना बाबू, हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव का सेशन आप लोगों को बहुत ही डीपली कराते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को यहाँ हम डिफाइन करके बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आप लोग के व्यू से। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है बाबू कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप लोग को पता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक ना, केस का सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में, और इसमें ही बाबू आपको दांडी यात्रा किया गया था। दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही मतलब कि दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक चला गया था और 78 व्यक्तियों के साथ महात्मा गांधी ने चलना शुरू किया था, वो भी पैदल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये अब 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक ना, तो चलिए आप लोग इतना मतलब कि आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक ना, क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है बाबू कि आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी। मतलब कहने का क्वेश्चन है कि जब आपका देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां बनी थी, मतलब कि जो 565 जो राजवाड़ा था इनको एक करने की, ठीक ना, और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने की जो जो चुनौतियां थी वो कौन कौन सी चुनौतियां थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला चुनौती है कि विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने रखने की चुनौती। ये भी सही है भाई, आपके भारतीय समाज में विविधताओं से भरे हुए, विविधता मतलब कि विभिन्न प्रकार के लोग, भाषा, कल्चर से भरा हुआ लोग है, इन सबको एकता के सूत्र में बांधना है, तो ये भी सही है। लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती, ये भी सही था, मतलब कि आपके देश में लोकतंत्र को बनाए रखने की जो चुनौती थी वो भी हमारे सामने थी, तो ऑप्शन बी भी सही है। अगर ऑप्शन सी की हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती थी, तो ये भी सही है बाबू, क्योंकि उस समय हमारे आर्थिक विकास सही नहीं था, हमारे सामने गरीबी की चुनौतियां थी। तो ये तीनों बाबू तीनों ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। तो दो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए। जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर, कि जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं उनके पास ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो जरूर पहुंचे। ठीक ना, आखिर ऑनलाइन क्लास क्यों होता है कि जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक ना, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी। ठीक ना, 3 नंबर प्रश्न है बाबू कि भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतें ये क्या था बाबू? ये राजवाड़ा था। ठीक ना, जो राजा मतलब कि राज करते थे। तो टोटल भारत में कितने राजवाड़ा थे? तो ये था 565। क्या था बाबू? 565। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है बाबू, कहीं 565 रहता है, कहीं 562 रहता है। ठीक ना, कहीं पे 572 भी रहता है, लेकिन 565 विल बी आंसर। ठीक ना, क्या हो जाएगा? विल बी राइट आंसर। ठीक ना, यही होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी आंसर 565। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन के पे ध्यान देते हैं बाबू कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक मतलब होता है कि धर्म के पर विवाद करना। ठीक ना, 2 धर्मों के बीच में विवाद करना। ठीक ना, तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो यहाँ पे बाबू रेक्जे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्जे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर।
5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये पॉलिटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और लड़के यहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लड़के फंस जाते हैं, ऑप्शन के चलते लड़के फंस जाते हैं। कुछ लड़कों को पता होता है कि 1953 सही है, कुछ लड़कों को पता होता है कि 1956 सही है, ठीक ना। तो देखिए आज हम आप लोगों को आज ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि सही क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था बाबू वो 19 सितंबर 1953 ईस्वी को गठन किया गया था। लेकिन एक आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक ना, अधिनियम। तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1956 ईस्वी में, ठीक ना। कब? 1956 ईस्वी में। और इसको कब प्रस्तुत किया गया था? 1955 में प्रस्तुत किया गया था और 1956 में पारित किया गया था, ठीक ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था ये 1953 में हुआ था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1956 में पारित हुआ था, ठीक ना। कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन आएगा आप लोग को बाबू कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसके अध्यक्षता में पारित किया गया था, किसके अध्यक्षता में लागू किया गया था? तो वो थे फजल अली। कौन थे? फजल अली, याद रखिएगा, फजल अली। नाम सही से नहीं लिख पा रहा है, हालांकि सुनाई से जाता होगा आप लोग के समय, ठीक ना। फजल अली के अध्यक्षता में हुआ था। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया कि गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था और अधिनियम पास कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो ये बाबू स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के व्यू से, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? मतलब कि ये जो भारत निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से हमारे भारत जो संघ है उसका विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता नहीं है उस पर हमें टिक लगाना है सही तरीका से। देखिए बाबू क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव को सर्च करने के पहले, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब कि आंसर देने से पहले लड़के क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन चारों ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते हैं और फिर गलत आंसर देके चले आते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा, चाहे वो सेंटअप का एग्जाम हो या फिर मैनुअल एग्जाम हो, तो आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ना है, फिर आप लोग को उत्तर देना है। क्योंकि आप लोग के समक्ष बाबू समय रहेगा, समय बहुत इफिशियंट रहेगा, आप लोग समय मतलब बहुत ज़्यादा समय रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग को गलती नहीं करना है। अगर आप लोग को टोटल ऑब्जेक्टिव पता है तो 5 मिनट में पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, ठीक ना, तो आप लोग सब कुछ देखिएगा बाबू, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन मिला लीजिएगा। तो ये देखिए भारतीय संघ की व्यवस्था नहीं है, तो भारतीय संघ की व्यवस्था हमारा वो दोहरी नागरिकता नहीं है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है हमारे में, ठीक ना। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। नहीं है क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 8 नंबर प्रश्न है बाबू कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सोचने समझने वाली बात है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में केंद्र और राज्य के बीच जो मतलब कि विधायी संबंधों का उल्लेख है वो नहीं है। तो अनुच्छेद 245 और 55 के बीच, ठीक ना, जो विधायी संबंधों का है वो उल्लेख नहीं है 245 और 255 के बीच, ठीक है। चलिए भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो वित्त आयोग होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है बाबू। यहाँ पे वित्त आयोग का पूछा है, कहीं पे प्रधानमंत्री का पूछ देता है, कहीं पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ देता है, ठीक ना। कभी कभी विधानसभा के कार्यकालों का पूछ देता है, कभी पे सर्वोच्च न्यायालय के जज का पूछ देता है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाला है कि किसका कार्यकाल कितने साल का लिए होता है, ठीक ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 10th नंबर क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बाबू माउंट बेटन योजना इसमें से है भारत का विभाजन से, ठीक ना। आप लोग इंटर का 12th का जो आप लोग का हिस्ट्री है तो उसका सबसे लास्ट चैप्टर जब पढ़े होंगे भारत का विभाजन, तो उसमें पढ़े होंगे कि माउंट बेटन योजना का जो माउंट बेटन योजना, ठीक ना, ये भारत के विभाजन के समय लागू किया गया था, ठीक ना, जिससे भारत 2 भागों में बटा था, एक हिंदुस्तान हो गया था और एक पाकिस्तान हो गया था, ठीक है।
चलिए 11 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। इस पे ध्यान दीजिएगा बाबू कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे एक ही नाम उभर के आता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय कौन थे हमारे गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनकी गुजरात में सबसे बड़ी स्टैचू बनाई गई है 182 मीटर, 182 मीटर लंबा स्टैचू बना गया है। कहाँ पे, गुजरात में, और यह विश्व का सबसे बड़ी स्टैचू है। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो घूमिएगा। स्वतंत्र पार्टी का निर्देश सिद्धांत क्या था। ठीक ना, स्वतंत्र पार्टी था, उसका जो निर्देश सिद्धांत क्या था वो पूछ रहा है कि क्या था। तो स्वतंत्र पार्टी के निर्देशक सिद्धांत था बाबू कि व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक ना, कि आप खुले में बाजार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और रोजगार की स्वतंत्रता है आप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बाबू ऑप्शन इसके नीचे होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग को एक ही बता देते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, कब हुआ था, 1906 1906 में। ठीक ना, 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक ना, अगर नीचे ऑप्शन होगा तो मारिएगा, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी आंसर्ड। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ठीक ना, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर हम भारतीय जनसंघ की स्थापना की बात करते हैं तो यह 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। ठीक ना, 1951 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। ठीक ना बाबू, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक ना, जिन लोगों का पॉलिटी है वो लोग कृपया इस वीडियो को मिस ना करें। ठीक ना, आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए। ठीक ना, चलिए 15 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे 80 होगा, 8 होगा। ठीक ना, क्या होगा, 1885। ठीक ना, यहाँ पे गलती से लिखा गया है 1085। ठीक ना, क्या होगा, 1885। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब है कि नीचे जो राजनीतिक दल के नाम दिए गए हैं इसमें से किस राजनीतिक दल का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग को पता है या फिर आप लोग को हमने कई प्रकार के पीछे के कई वीडियो में बताया भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, तो एक अंग्रेज किया था जिसका नाम था ए ओ होम। तो क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि अगर कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ए ओ होम किया था। लेकिन अगर हुआ कब था, तो 1885 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। ठीक ना, पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। तो बता दें वो कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। और इसका जो सन था वो था 1954 ईस्वी। ठीक ना, इसका जो सन क्या था, 1954 ईस्वी। पंचशील समझौता में भारत और चीन के बीच में 5 बातें रखी गई थी। ठीक ना, 5 बातें रखी गई थी जिसका फॉलो चीन नहीं किया। और फॉलो न करते हुए 1959 से लेकर 1962 तक क्या किया कि हम पर आक्रमण किया, भारत पे आक्रमण किया था। और इस युद्ध में भारत की करारी हार हुई थी। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। आप लोगों ने समकालीन भारत की राजनीति में पढ़ा होगा एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक ना, तो 17 नंबर का क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए कमेंट सेशन में। ठीक ना, कह रहा कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का भाव, ये तो बात सही है। विपक्ष के रूप में विकल्प लिखा हुआ है, वो या विकल्प हो या विपक्ष हो। ठीक ना, के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव रहता है, तभी एक दल जो है कि जीतता चला जाता है। ठीक ना, बाकी सब सही नहीं है बाबू। ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी आंसर होगा। ठीक ना, क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। 18 नंबर प्रश्न है बाबू। ठीक ना, कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर बल। हाँ तो बाबू अब 18 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे। ठीक ना, क्वेश्चन 18 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। ठीक ना, नीचे कुछ दल के नाम दिए गए जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक ना, भारतीय जनसंघ पार्टी ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। ठीक ना, इसके पिछले एक वीडियो में वो हमने कांग्रेस पार्टी बताया था आप लोग को, उसके लिए सॉरी आप लोग के लिए। ठीक ना, कि हमने कांग्रेस पार्टी बताया था तो उसके लिए सॉरी आप लोग से। ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था, तो कौन था, भारतीय जनसंघ पार्टी था। ठीक ना,
चलिए 19 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि संस्थागत क्रांतिक दल किस देश के राजनीतिक दल है, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कि संस्थागत क्रांति दल किस देश के की राजनीतिक दल है। तो इस पर हम ध्यान दीजिए, वो चारों ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये मैक्सिको का है, कहाँ का है, मैक्सिको का। ऑप्शन डी विल बी आंसर, कहाँ का है, मैक्सिको का है, याद रखिएगा। संस्थागत क्रांतिक दल किस देश का राजनीतिक दल है, तो वह है मैक्सिको का, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे वो ध्यान देते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है, ठीक ना। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िएगा कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है कि विरोधी गुटों में शामिल होना है, ठीक ना, तो ये तो गलत है। विरोधी गुटों में शामिल होना ये तो गलत है। विश्व के सभी भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना ये सही है। विश्व के सभी गुटों में शामिल होना ये गलत है। मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना ये भी गलत है। तो 3 गलत है, मेरा 1 सही है। कौन है, 20 सही है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, किसी भी सैनिक संगठन में शामिल नहीं होना, चाहे वो नाटो की संधि हो चाहे वो वारसा हो, ठीक ना। किसी में संधि किसी भी संगठन में शामिल नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर 21वां प्रश्न है बाबू कि मैक मोहन रेखा कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि मैक मोहन रेखा कहाँ है, ठीक ना। तो मैक मोहन रेखा बाबू आप लोगों के भारत और चीन के बीच का एक विभाजन रेखा है, ठीक ना। भारत और चीन के बीच का एक विभाजन रेखा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में है मैक मोहन रेखा। 22 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था। भारत का जो है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था, तो वो था बाबू कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कब, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। यह कब आया था, 1946 में भारत आया था, ठीक ना। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था, 1946 में आया था, ये इस बात को याद रखिएगा। कृषि मिशन कब आया था, 1942 में आया था। माउंट बेटन योजना कब आया था, 1948 में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो ये है बाबू जनसंख्या से। किससे संबंधित है, जनसंख्या से ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बाबू आप लोग इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का कि योजना आयोग का स्थापना हुआ था तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में हुआ था। पिछले बार कुछ बच्चे हमें कमेंट किए थे कि सर ये गलत है। बाबू ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना हुआ था, ये सही है। फिर इस योजना आयोग का नाम बदल के 2014 में नीति आयोग कर दिया गया, ये भी बात सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें योजना आयोग पूछा है तो हमें क्या होगा, 15 मार्च 1950 से भी, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। वो कौन सा वर्ष था जिस वर्ष में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, 1962 ईस्वी में, ठीक ना। और चीन आकर भारत के साथ समझौता कब किया था, तो 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता किया था। और उसके बाद जाके ये इसने क्या किया, 1962 में आक्रमण कर दिया, ठीक ना। देखिए कितना गद्दारी किया ये। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर नीचे ऑप्शन में होगा तो मारिएगा, ए नंबर ऑप्शन है, ए ही नंबर ऑप्शन है, ठीक ना। ए विल भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 27 नंबर। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल है वो कब से कब तक माना जाता है, ठीक ना। कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल है वो कब से कब तक माना जाता है, तो हमारे ख्याल से बाबू 27 का हो जाएगा, 1952 से 67 तक, ठीक ना। यहाँ से आपका लगातार कांग्रेस का ही राज चला था, ठीक ना। उसके बाद से 67 के बाद से जो चुनाव हुआ 71 का, उसमें भी कांग्रेस ही जीता। और वो लेकिन यहाँ पे बाबू कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस 2 भाग में बढ़ चुका था 1969 में, ठीक ना। 1969 में कांग्रेस 2 भाग में बढ़ चुका था, एक कांग्रेस आर और एक कांग्रेस एस बढ़ चुका था, ठीक ना। हालांकि मेन कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 से 67 तक था, ठीक ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्षों में बांटा गया है, कितने वर्षों में बांटा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्षों में बांटा गया है, कितने वर्गों होना चाहिए बाबू, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्ग, ये वर्ष नहीं है वर्ग है, ठीक ना। जो आप लोग ने नहीं है, आप लोग देखे होंगे पॉलिटी में कि ग्रुप ए ग्रुप डी करके बांटा गया, तो 4 वर्गों में बांटा गया। लास्ट का जो डी वर्ग है उसमें आप लोग को अंडमान निकोबार को रखा गया है, ठीक ना, याद रखिएगा।
चलिए 29 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। जो भारत का जो लौह पुरुष है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिनकी विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू गुजरात में बनाई गई है 182 मीटर, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक ना। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। हम बताए थे बाबू आप लोगों को कि भारत में कुल मिला के 565 रियासतें थी, ठीक ना। 565 रियासतें थी, जिसमें से 3 रियासतें बाद में मिलना नहीं चाहती थी भारत में, वो अपने एक अलग देश बनाना चाहती थी। तो जम्मू कश्मीर का जो ये है, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक ना, जिनका नाम था राजा हरि सिंह, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, ठीक ना। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या कौन था, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसका निर्माण बाबू 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी, ठीक ना। किसने विविधता में एकता बताई थी। 32 नंबर हो जाएगा बाबू, तो 32 का हो जाएगा डी विल बी आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि विविधता में एकता की विशेषता इन्होंने बताया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार बल दिया गया था, तो हमारे अनुसार लगता है बाबू कि ऑप्शन नंबर यही सही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये काम किया गया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर ध्यान दिया था, ठीक ना। पहली ये देखिए याद रखिएगा वो कि पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में भारत किस पर ध्यान दिया था, तो कृषि पर दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पे किस पे दिया, तो दूसरी में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पे दिया था, ठीक ना। और तीसरी में तो हमारी देश से लड़ाई हुआ तो हम लोगों ने सैनिकों पर भी ध्यान दे दिया, ठीक ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक ना। तो देखिएगा विश्व में हरित क्रांति के अगर हम जनक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्मन बोरलाग हो जाएगा, ठीक ना। नॉर्मन बोरलाग हो जाएगा, ठीक ना। और आप लोग जो आंसर बाबू दीजिएगा कि ये सर ये गलत है, ये आंसर होगा, तो बाबू भारत के हैं, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीचे कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं जो कि संविधान के संस्था नहीं है, ठीक ना। तो 35 का हो जाएगा ए बाबू, नीति आयोग जो है कि संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जानते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जानते हैं, तब अब हमने आप लोगों को ऊपर बताया कि प्रथम योजना को, ठीक ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक ना। किसके सिफारिश पर जो है कि योजना आयोग का गठन किया गया था, तो बता दें बाबू कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर किया गया था, ठीक ना। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर है, ठीक ना। 38 नंबर प्रश्न है बाबू कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बाबू 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बाबू लाइक करते रहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, जिन बच्चों को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ठीक ना। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नए लोग देख रहे हैं वीडियो को, बाबू उनसे निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी वीडियोज़ का एकदम पूरा मतलब कि डिफाइन करके आंसर दिया जाता है, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक ना। तो बाबू जय जवान जय किसान का नारा हम बता दें आप लोग को कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनका नाम अगर शॉर्टकट में लिए तो LBS ले सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक ना। LBS ले सकते हैं। 39 का क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जानते हैं वो क्या होता है कि 1965 की लड़ाई में हमारे जवान काम आए थे, और 1965 के हमारे अकाल जो भारत में अकाल पड़ा था उसमें किसानों का अन्न काम आया था। तो इन्होंने जवान और किसान पे ये टिप्पणी की थी कि जय जवान जय किसान। क्यों किया था लालू शास्त्री ने जय जवान जय किसान नारा क्यों दिया था, क्योंकि 1965 की लड़ाई में जवान काम आए थे, और 1965 में जो भारत में अकाल पड़ा था उसमें किसान काम आया था, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया, जय जवान जय किसान, ठीक है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि पीली क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किससे उत्पादन है, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बाबू पीली क्रांति आप लोग को बता दें कि तिलहन उत्पाद से, ठीक ना। क्या है, तिलहन उत्पाद से हमारा पीली क्रांति संबंधित है। अरे यार
क्या है, तिलहन उत्पाद से हमारा पीली क्रांति है। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किसी से संबंधित है। ठीक ना, 48 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किसी से संबंधित है। ठीक ना, तो वो ऑपरेशन फ्लड आपको बता दें कि दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। तो बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही सेशन में बने रहिए। ठीक ना बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि क्लास कैसा जा रहा है। ठीक ना, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं सारे क्वेश्चन। ठीक ना, जो कि डिफाइन करके बताया जा रहा है। ठीक ना, 42 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक ना, ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है? वो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट चीज़ों को सरकारी में तब्दील कर देना, प्राइवेट संस्था को सरकारी में बना देना। ठीक ना, जैसे अभी हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? अभी हमारे मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निजीकरण कर रहे हैं, मतलब कि राष्ट्र की चीज़ों को, मतलब कि सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले कांग्रेस जो सरकार थी वो प्राइवेट चीज़ों को सरकार के हाथों में लाती थी। ठीक ना, राष्ट्रीयकरण करती थी। तो इसने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। ठीक ना, तो क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 42 नंबर का आंसर होगा 69 में किया गया था। कब? 1969 में किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन किया आ जाएगा वो किसके कौन प्रधानमंत्री थे जब ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो कौन थे? आईजी थे। ठीक ना, आईजी मतलब कि इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे और बहुत अच्छा से कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ठीक ना, 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी, ठीक ना, कि संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी विल मेंशन 1931 ईस्वी में पीसी महालनोबिस द्वारा। ठीक ना, पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक ना, अगर देखिए क्वेश्चन पे बहुत ही मतलब कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो बाबू भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है ना वो सरकार पे डिपेंड करती है कि कौन सा सरकार आया हुआ है। हालांकि हम यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था ही मारेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन आप कुछ जान लीजिए, जब कांग्रेस की ये सरकार आएगी, जब आपके देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर आएगा। मतलब मिश्रित का मतलब होता है कि कुछ सरकारी हाथों में, कुछ प्राइवेट हाथों में काम को देना। ठीक ना, माने दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सब चीज़ प्राइवेट हाथों में दे देना, सब चीज़ प्राइवेट लोगों को दे देना, प्राइवेट सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि अभी आपकी सरकार जो चल रही है, मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सरकार है। ये क्या कर रही है कि सारी सरकारी चीज़ों को किस में तब्दील कर दे रही है? प्राइवेट चीज़ों में तब्दील कर दे, चाहे वो रेल हो, चाहे कोई भी हो, एयरपोर्ट हो, पहाड़ हो, मैदान हो, कोई फील्ड हो, सब चीज़ मतलब कर दे रही है। ठीक ना, समाजवादी सरकार अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सब कुछ सरकारी, कुछ भी प्राइवेट नहीं। समाजवादी का मतलब होता है कि सब कुछ सरकार के हाथों में। और मिश्रित का मतलब होता है कि कुछ सरकार के हाथों में, कुछ पूंजीपतियों के हाथों में। ठीक है, तो हमारे देश में 70-60 सालों तक किसने राज किया है? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने अभी तक क्या चलाता आया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हमारे देश में क्या चल रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्या होगा? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। आज भी हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकारी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके देश में कायम रहता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट की उत्पन्न हुई थी। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करते हैं कि बिहार में किस दशक में, मतलब कि 10 साल के अंदर में जो है कि खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हुआ था, तो 45 का हो जाएगा बाबू ए विल मेंशन। 1960 के दशक में क्या हुआ था कि खाद्यान्न संकट की गंभीर समस्या हुआ था। कैसे बाबू? हम लोग को बता दें कि 1960 के दशक में, मतलब कि 1960 से 70 के बीच में 65 में लड़ाई भी हुआ था पाकिस्तान से, और 65 में अकाल भी पड़ा था। तो इसी दशक में देखिएगा अकाल भी पड़ा था। तो जब अकाल पड़ेगा तो खाद्यान्न का संकट होगा। तो 65 की लड़ाई में जवान काम आए थे और 65 की अकाल में, खाद्यान्न संकट की अकाल में किसान काम आए थे। इसलिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित बोल रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 46 नंबर प्रश्न है बाबू कि संविधान सभा निर्मात्री के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है बाबू। ठीक ना, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए विकास 47 नंबर क्वेश्चन है वो 47 नंबर कि विकास की अवधारणा के संबंध में से कौन सही
कथन का चयन करें। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करना है, ठीक ना, जो विकास की अवधारणा में सही हो। 47 का हो जाएगा बाबू, जो विकास मतलब क्या क्या चीज़ रहता है तो विकास होता है। आर्थिक समृद्धि आती है, ठीक ना, बस सही है। सामाजिक संरचना और नागरिक की दिशा में परिवर्तन आता है, ये भी सही है। असमानता में कमी आता है, जब किसी चीज़ में विकास होता है तो ये सारे चीज़ों फॉलो करते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं बाबू कि 2015 के में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो किस राजनीतिक दल ने प्रथम 2015 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो हम बता दें बाबू आप लोगों को कि 2015 के चुनाव में राजद प्राप्त किया था, 81 सीट इसे मिला था, ठीक ना, 81 सीट इसे मिला था। लेकिन आप लोग बाबू 2022 में एग्जाम देंगे तो 2015 के बिहार विधानसभा नहीं पूछेगा, 2020 के विधानसभा पूछेगा, ठीक ना। तो 2020 में क्या हो जाएगा? बीजेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे लाई थी और विपक्ष पार्टी में आरजेडी सबसे ज़्यादा लाया था। चलिए ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की, किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई, ठीक ना। ये 49 नंबर प्रश्न है बाबू कि किस देश की भांति मतलब किस देश के देखा देखी भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो वो था वो सोवियत संघ, ठीक ना। सोवियत संघ के देखा देखी हम लोगों ने भी क्या किया कि भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। और सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? तो 1929 में लागू किया गया, ठीक ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया था, ठीक ना। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो अपनी जो नीचे जो संचालन की जो नीति थी, इनमें से किस नीति को जो है कि बहुत सबसे ज़्यादा महत्व दिया था? तो 50 का हो जाएगा बाबू आपका डी, ठीक ना। वह नीति जो कि उसके संविधान सभा में थे, ठीक ना, उपयुक्त सभी भारतीय संविधान के, ठीक ना, भारतीय संविधान के सभी नीतियों पर वो काम कर रहा है, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बाबू, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक ना, दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो 51 का हो जाएगा वो, 51 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51 में हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 में हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि भारत विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है, ठीक ना। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? तो इसका 52 का हो जाएगा बाबू आपका, 52 का डी हो जाएगा। विदेश नीति में हो जाएगा प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। क्या हो सॉरी ये सी हो गया, ठीक ना। इसका डी हो जाएगा बाबू उपयुक्त सभी, ठीक ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या कह रहा है कि देश विकास के लिए साधारण परिस्थिति की जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों को दूर बनाए रखना, प्रवासी भारतीय हितों की रक्षा करना, ये तीनों फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है, ठीक ना। एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है? कि जब पूरे विश्व में जब एक ध्रुवीय होता है, पता है ना कि पूरा विश्व 2 ध्रुवीय में बंट चुका था, ठीक ना। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरा विश्व क्या है कि एक ध्रुवीय देश रहा है। तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का बाबू ए हो जाएगा, अमेरिका का। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का वर्चस्व रहा है और आज भी हमारे ख्याल से है, आज भी हमारे ख्याल से है। 54 की अगर हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार शांति, मित्रता और समानता का विचार निम्न में से किसका है, ठीक ना। मैंने किसने 3 आधार दिया था, शांति, मित्रता और समानता का। तो हमारे ख्याल से हो जाएगा कि ऑप्शन ए विल बी आंसर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। 54 का क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है, ठीक ना। इसमें से ध्यान देना है कि कौन सही है, ठीक ना। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच 1954 में पंचायत संधि किया था, ये सही है। 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उपस्थिति में 82 देशों के डैंकेंस पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, ये भी सही है। पंचशील की भावना ने हिंद चीन भाई भाई का नारा विश्व के सामने रखा था, ये भी सही है, ठीक है। उपयुक्त सभी यानी कि मतलब कि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमारे ये सही है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य है, ठीक ना। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विदेश नीति का लक्ष्य क्या है? तो भारत के विदेश नीति का वो लक्ष्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। ये सही है कि भारत चाहता है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय में शांति और सुरक्षा की वृद्धि हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बने उसका सम्मान किया जाए, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, जो 2 देशों का जो झगड़ा है किसी भी 2 देश का, उसको मध्यस्थता करके उसको सॉल्व करना। तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है।
57 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, ठीक ना। 57 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो आंसर बाबू यही जान लीजिए कि गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। किसने? राम मनोहर लोहिया ने दिया था, ठीक है। तो बाबू आप लोगों को पूरा क्वेश्चन भी यहाँ पे रट्टा कर लेना है, पूरा एकदम ध्यान रखना है, वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक ना। एग्जाम आने के पहले पूरा ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि सब टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। 58 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इंदिरा हटाओ किसका नारा था, ठीक ना। इंदिरा हटाओ किसका नारा था, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन था, तो ये था बाबू विपक्ष गठबंधन का, ठीक ना। विपक्ष गठबंधन का यह नारा था कि इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा का जो पार्टी था उसका नारा था कि गरीबी हटाओ, जिसके चलते इंदिरा गांधी जीत गई और विपक्ष हार गए थे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारतीय रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किससे माना जाता है, ठीक ना। भारतीय रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किससे माना जाता है, तो हमको ख्याल से लगता है कि जयप्रकाश नारायण ही होंगे, ठीक ना। कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम है? क्या है? एक अफीम। अफीम समझते हैं ना? किसने कहा? 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि धर्म क्या है? एक लोगों के लिए एक अफीम है। अफीम पता है बाबू क्या होता है? तो अफीम एक होता है नशीला पदार्थ होता है, ठीक ना। अफीम क्या होता है? नशीला पदार्थ। गाना नहीं सुना है कि तुझे में नशा है तो बिल्कुल अफीम है, ठीक ना। अफीम क्या है? एक नशा होता है, ठीक है। 60 का हो जाएगा वो मार्क्स, ठीक ना। सी नंबर है इसका, सी विल बी आंसर। मार्क्स ने कहा था कि धर्म क्या है? लोगों के लिए एक अफीम है, मतलब कि जो धर्म के तरफ चल रही है उनमें एक नशा हो जाता है। देखते नहीं आजकल कितना ट्रेंड चल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर से चल रहा है जय श्री राम, मतलब कि ये आजकल हिंदू मुसलमान धर्म बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। चलिए हम आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये धर्म क्या है? एक अफीम है। इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाधिकृत होता है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन बाबू ध्यान से पढ़िएगा, VVI क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाधिकृत होते हैं, ठीक ना। तो 61 को हो जाएगा बी, डेविड ईस्टन। क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, ठीक ना। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, तो प्राचीन युग में बाबू राज्य का नगर राज्य का रूप था, ठीक ना। क्या था? नगर राज्य रूप था, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा 63, किसने सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, ठीक ना। किसको सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, ठीक ना। तो बाबू तो हम हॉब्स को मानते हैं। किसको मानते हैं? हॉब्स को मानते हैं सत्ता का सिद्धांतरीकरण, ठीक है। 63 का हो गया, ठीक ना। 64 का देखते हैं, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसका लिखा हुआ है, ठीक ना। पॉलिटिक्स पुस्तक किसका लिखा हुआ है, ठीक ना। तो बाबू पॉलिटिक्स प्लेटो का लिखा हुआ है। किसका? प्लेटो का लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्र दो या मार दो, ठीक ना। किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्र दो या मार दो, तो बाबू ये किसका? एच लास्की ने कहा था। किसने कहा था? एच लास्की ने कहा था कि मुझे स्वतंत्र दो या फिर मार दो, ठीक ना। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आप लोग को पता है ना कि मनुष्य हर जगह से स्वतंत्र है, देखना जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र है, बाहर जाता है तो स्वतंत्र है, लेकिन हर जगह से कहीं ना कहीं बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। अगर जन्म लेता है तो उसका से धीरे धीरे जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो टीचर के कब्जे में रहता है, थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप के कब्जे में रहता है, मैंने कहीं ना कहीं बेड़ियों से झगड़ा हुआ है, ठीक ना। तो इस बात किसने कहा था? तो 66 का जगह सी रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मार्क्सवाद विचारधारा संबंधित नहीं है, मतलब कि मार्क्सवाद का जो विचारधारा था वो किसी से संबंधित नहीं था, ठीक ना। तो बाबू पूंजीवाद से संबंधित नहीं था, क्योंकि आप लोगों को ऊपर ही बता दिए हैं कि धर्म क्या है? एक अफीम है। यह बात किसने कहा था? तो मार्क्स ने कहा था। तो मार्क्स धर्म का ये जो है फिर होता है नहीं, पूंजीवाद में बहुत ज्यादा होता है। तो मार्क्सवाद हमेशा किसका समर्थन नहीं था? संबंधित नहीं है, पूंजीवाद से संबंधित नहीं है, ठीक ना। चलिए और देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक से है, ठीक ना, कि ये बुक किसने लिखा था। 68 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो बाबू इसके लेखक थे एच के लास्की। कौन थे? एच के लास्की, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, कि भौतिक समानता का अर्थ है, ठीक ना। भौतिक समानता का क्या अर्थ है? 69 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक समानता का क्या अर्थ है। तो भौतिक समानता का बाबू सी विल बी आंसर, ठीक ना। वितरणात्मक समानता का अर्थ है, ठीक ना। वितरणात्मक समानता, ठीक ना।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना। इंटरेस्टिंग जगाइए, ठीक ना, पॉलिटी को लेकर, ठीक ना। ये बहुत ही मतलब कि हार्ड होने वाला क्वेश्चन है आपकी बार सच बता रहे हैं बाबू, ठीक ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। अब देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग विहीन जो राज है, ठीक ना, उसमें न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो 70 का बाबू आपका हो जाएगा मार्क्सवादी, ठीक ना। मार्क्सवादी के सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग विहीन राज है वहां भी न्याय उत्पन्न हो सकता है, ठीक, उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। जी हाँ बाबू, सही, ठीक ना। राज्यसभा आप लोग पता है ना कि 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा पता है ना कि 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का सदन कितना साल का होता है। तो राज्यसभा के लोग 6 वर्ष के लिए शासन करते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि हमारे MP MLA कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, लेकिन हमारे राज्यसभा का जो होता है सदस्य वो 6 साल के लिए होता है, कितने, 6 साल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक हो तो इसका जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो बाबू राष्ट्रपति करता है। क्या होता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। ए विल बी आंसर, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है वो कि नई अखिल भारतीय सभाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, ठीक ना। 73 नंबर क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। तो वो 73 का हो जाएगा संसद के प्रस्ताव का, ठीक ना। किसके, संसद के प्रस्ताव का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो, संसद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आता है क्वेश्चन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन है होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं, तब वो प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, तो ये लोकसभा से चुने जाते हैं। कहाँ से, लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक ना। कहाँ से चुने जाते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो विधान परिषद के जो कार्यकाल होते हैं, ठीक ना, जो विधान परिषद जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो उनका वो 6, बी ऑप्शन विल बी आंसर, ठीक ना, 6 वर्षों के लिए होता है, ठीक ना। अब देखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचित होने की कितनी उम्र होती है, ठीक ना। विधान परिषद के जो निर्वाचित होने का जो उम्र होता है वो कितने वर्ष होता है, तो 30 वर्ष होता है, कितना, 30, डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है बाबू, ठीक ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें राज्य भी और केंद्र भी मतलब कि विधायिका बना सकता है, तो ये सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। देखिए, जितने भी सूची होते हैं ना, राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची, इस सब में क्षेत्र बांटा गया है। तो इसमें जो क्षेत्र है वही मतलब कि किसके अंदर में आता है, ठीक ना। तो बात तो बता दें कि रक्षा का जो क्षेत्र होता है ना, ये संघ सूची में आता है। जो भी अच्छा रक्षा होता है, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक ना, ये किसके क्षेत्र में आते हैं, तो ये आपके आते हैं संघ के क्षेत्र में, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया। कौन सा विषय जोड़ा गया, 42 संशोधन किया गया संविधान का, तो उसमें कौन सा विषय जोड़ा गया, तो अब उसमें जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया था। किसको, जनसंख्या नियंत्रण को, ठीक ना। लेकिन आज भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाया देश का, हाँ, सबसे मतलब कि ये बात है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, ठीक ना। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, तो ये बाबू राज्यों के पास होते हैं। किसके पास, राज्यों के पास होते हैं अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया, तो वो इसको समाप्ति 2014 में कर दिया गया और इसके जगह क्या लाया गया, तो इसके जगह नीति आयोग लाया गया। क्या, नीति आयोग लाया गया, याद रखिएगा। योजना आयोग के जगह पे क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। अब पहले क्या था, पहले योजना आयोग था, ठीक ना। 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना आता था, ठीक ना। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो मैकमोहन रेखा, तो लोग बता दे बाबू कि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा स्थित है, ठीक है। चलिए ये दो जो रेखा है मैकमोहन, वो भारत को और चाइना से अलग करता है, ठीक है। 83 में क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना, कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी, ठीक ना। मतलब कि हमारे देश में जब आंतरिक गड़बड़ी हुआ था तो आपातकाल कब घोषित हुआ था, ठीक ना।
83 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये बाबू 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में, 1975 में, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, ठीक ना। तो बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है, ठीक ना। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, महासचिव है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, सुरक्षा परिषद है, इसके 6 अंग है, ठीक ना। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधीन में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधीन में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना था, ठीक ना। 85 नंबर क्वेश्चन। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1952 में, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। किससे? इंडियन पॉलिटी से, कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा वो चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी चरण सिंह ने, सरदार पटेल जी ने किया था, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। किसने किया था? सरदार पटेल जी ने किया था, ठीक ना। अखिल भारतीय, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने किया था, ठीक है। किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया, ठीक ना। किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया? तो वो बिहार में, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। 88 का क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव में किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? 89 नंबर क्वेश्चन। तो सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति थे, ठीक ना। किसके? सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति थे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष का सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, ठीक ना। तो आप लोग बता दें बाबू कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक ना। और बेलग्रेड में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय 90 नंबर, ठीक ना। तो वो थे मार्शल टीटो थे। कौन थे? मार्शल टीटो इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना। कौन थे? मार्शल टीटो थे, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना। 91 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है, ठीक ना। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान मतलब कि उभर रहा है, ठीक ना। 91 नंबर क्वेश्चन। तो ये होगा सौदेबाज और संघवाद का, ठीक ना। किसका? सौदेबाज और संघवाद का, ठीक ना। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर विधान बनाने की अनुमति देता है, ठीक ना। 92 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो बाबू 92 का आपका हो जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद बाबू 249 करता है, ठीक ना। अनुच्छेद 249, ठीक ना। तो यहाँ पे वो लिखना भूल गए, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर होगा, अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249, ठीक ना। चलिए ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिए थे, ठीक ना। किसने मतलब कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुझाव दिया था? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि मतलब कि बांट देना, ठीक ना। सत्ता को बांट देना, जैसे केंद्र में कोई और राज करेगा, राज्य में कोई और राज करेगा, ठीक ना। तो बाबू 93 का आपका हो जाएगा, ठीक ना। बलवंत मेहता समिति ने, ठीक ना। किसने किया था? बलवंत मेहता समिति ने, ठीक ना। कौन? बलवंत मेहता समिति ने किया था, ठीक है। चलिए चलो 94 क्वेश्चन है कि बलवंत मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, ठीक ना। बलवंत मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत को इन्होंने अत्यधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, ठीक ना। कितने कार्य सौंपे गए हैं, ठीक ना। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज के हक में कितने कार्य हैं, ठीक ना। तो 95 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी विल बी आंसर, ठीक ना। ओ इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक ना। ओ इसका ऑप्शन नहीं दिखा है, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आते हैं 96 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 96 क्वेश्चन देखते हैं
कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक ना, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक ना। जब 73वें संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक ना। तो बाबू इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्राम पंचायत को रखा गया, ठीक ना। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा से सहमत हो तो क्या विकल्प है, ठीक ना। लोकसभा से असहमत हो, यदि किसी राज्य सभी किसी संविधान मतलब कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो उसका क्या विकल्प होता है 97 का, ठीक ना। तो संयुक्त बैठक द्वारा उसका निर्णय किया जाता है, ठीक ना। संयुक्त अगर ऐसा कोई बिल है जो मतलब कि राज्यसभा और मतलब कि लोकसभा में असहमत है तो उसको क्या जाएगा कि संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद से उसका निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक ना। 98 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक ना। तो बाबू कुल 51 राज्य हैं, ठीक ना। कितने 51, ठीक ना। कितने राज्य हैं 51, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बने रहिएगा, ठीक ना। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ठीक ना। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बाबू, तो जर्मनी का एकीकरण 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो बाबू 360, ठीक ना। 360 के तहत हम क्या करते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाते हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 360, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे टॉप 50 मतलब क्वेश्चन खत्म हुआ, टोटल आपका टॉप 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, ठीक ना। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, अब हम आगे आप लोग बताइए कि किस चीज़ का वीडियो लेके आते हैं, ठीक ना। और हाँ, सब्जेक्टिव वीडियो लाएं या फिर नहीं लाएं, ठीक है। सब्जेक्टिव पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो पहले